देखिए क्वेश्चन नंबर 22 मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 अटेम्प्ट एनी questions out of 3 questions given below. What kind of reform were done by British in Indian society? इंडियन भारतीय जो समाज है उसमें ब्रिटिश के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए। तो आंसर्स देखिए आप आंसर की में यहाँ देखिए आप लोग, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ये हमारा आंसर देखिए लॉ वर पास्ड रिफॉर्म मेड बाय द ब्रिटिश इन इंडियन सोसाइटी, जो सुधार किए गए थे भारतीय समाज में ब्रिटिशों के द्वारा। लॉ वर पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा थी उस समय। आपको पता है राजा राम मोहन राय वाला किस्सा जो हमने इंग्लिश में भी पढ़ा था। तो लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा को रोकने के लिए कानून पारित किए गए थे। एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडो, और जो विडोज़ थी विधवा औरतें थी उनकी रीमैरिज पुनर्शादी के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया गया, ऐसा प्रावधान दिया गया। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशंस पर एक्टिवली प्रोमोटेड। ध्यान देना आपको लॉर्ड मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया था। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड, उसे भी प्रोत्साहित किया गया था और इंट्रोड्यूस भी किया गया था ज़्यादा से ज़्यादा। द कंपनी allowed Christian missionaries to function freely in its domains and even own land and property। यहाँ पर कंपनी जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय, उन्होंने अनुमति दी थी क्रिश्चियन मिशनरीज को कि वो अपना कार्य कर सकते हैं फ्री होकर, स्वतंत्र रूप से, इन इट्स डोमेन्स, अपनी प्रमुखता के साथ में, एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी, और अपनी ज़मीन और प्रॉपर्टी पर अपना स्वयं का काम कर सकती हैं और ले भी सकती हैं। फोर्थ, a new law was passed to make the conversion of Christianity easier। और जो हिंदू लोग चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना ले, कन्वर्जन का मतलब है परिवर्तित करना, धर्म परिवर्तित करने के लिए ऐसा लॉ पारित कर दिया था उन्होंने कि लोग आसानी से क्रिश्चियन धर्म को अपना सकते हैं। दिस लॉ अलाउड एन इंडियंस, ये जो कानून था भारतीयों को अनुमति प्रदान करता है, हु हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, जो कि क्रिश्चियनिटी को क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हो चुके थे, टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, और वो अपने जो पूर्ववर्ती, अपने एंसेस्टर, अपने पूर्वज थे, उनसे भी अपनी प्रॉपर्टी को वो ले सकते थे। ऐसा था ना पहले कि जैसे कि क्रिश्चियन धर्म आपने अपना लिया है ना, आप कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्जन हो गया आपका, और आप अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत अपनी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकते, तो उसको भी उन्होंने चेंज कर दिया था। इस तरह से उन्होंने इजी लॉ पारित कर दिया था। अब आपको आगे देखना है, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सेकंड इसी का पार्ट है। व्हाट वर द मेन डिमांड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स। इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस की जब हमारी स्थापना की गई थी, आपको याद रखना कि किसने किया था, कब किया था, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो व्हाट वर द मेन डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स में। तो यहाँ पर आंसर देखिए, आपको आंसर इजीली दिख रहा होगा। यो द मेन डिमांड ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो मुख्य डिमांड थी इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स, उसके प्रारंभिक 20 वर्षों में, वर एज फॉलो, जो निम्नलिखित है। द कांग्रेस वांटेड इंडियंस टू बी गिवन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट उस समय की थी वहाँ पर जो इंडियंस थे उनको हाई पोजीशन पर उन्हें पोस्टेड किया जाना चाहिए। बिकॉज टिल देन, तब तक, मोस्ट ऑफ द जॉब्स वर ऑक्यूपाइड बाय द वाइट ऑफिसर्स। उस समय जब इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1885 को, जहाँ तक मुझे पता है, ह्यूमस है, आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो जो ये यहाँ पर है कि यहाँ पर हाई पोजीशन पर गवर्नमेंट में इंडियंस को अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए थी। बिकॉज टिल द मोस्ट ऑफ द जॉब्स वर ऑक्यूपाइड द वाइट ऑफिसर्स, जो कि गोरे लोग थे, उन्हीं को जो बड़ी बड़ी पोस्टें थी उन्हीं पर उनका आधिपत्य ऑक्यूपाइज था। इट डिमांडेड, इसमें मांग की थी दैट द एग्जामिनेशन बी
conducted by civil services not just in London but in Indian as well as। उन्होंने कहा, ये भी डिमांड की थी कि जो कि सिविल सर्विसेज है, जो बड़ी बड़ी पोस्टें से हैं, उनके लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं, एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, वो लंदन में करवाए जाते हैं, जो ना केवल अब लंदन में बल्कि भारत में भी करवाए जाने चाहिए। ऐसी डिमांड उन्होंने रखी थी। उन्होंने डिमांड की थी सॉरी जुडिशियरी है ना, न्याय व्यवस्था की, टू बी द सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उन्होंने कहा था कि कार्यपालिका से जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका को पृथक कर दिया जाना चाहिए। तो इट डिमांडेड, उन्होंने मांग की थी जुडिशरी टू बी सेपरेटेड, कि न्याय व्यवस्था को सेपरेट किया जाना चाहिए फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव से यानी कि कार्यपालिका से। इट डिमांड द रिपील ऑफ आर्म्स एक्ट, और उन्होंने कहा था कि आर्म्स एक्ट को भी एक बार रिपील किया जाना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर हमारा आ रहा है, देखो आपको दिख रहा होगा, आई होप। अगर आपको नहीं दिखेगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो हम यहाँ से अच्छे से देखते हैं। It also demand the freedoms of speech and expressions। उन्होंने फ्रीडम्स स्पीच भाषण की स्वतंत्रता पर और एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर की भी मांग की। सिंस द पीजेंट एंड द जमींदार हैड पेरिस ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेंट, और क्योंकि, सिंस का मतलब यहाँ क्योंकि से, क्योंकि द पीजेंट किसान और जो ज़मींदार थे, हैज़ पेरिस समाप्त हो चुके थे ड्यू टू द इंक्रीजिंग रेंट, जो किरायानामा था, जो किराया था यानी कि जो राजस्व अदा करने की जो था उसकी वजह से ख़त्म होते जा रहे थे। कांग्रेस ने मांग की दैट द रेंट शुड बी रिड्यूस्ड, कि जो किराया है यानी कि लगान है उसे कम किया जाना चाहिए। इन एडिशन, इतनी सारी बातों के अलावा, इट डिमांडेड द रिडक्शंस इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, और उन्होंने कहा था कि जो सैन्य खर्चे हैं उनको भी रिडक्ट किया जाना चाहिए, मतलब उन्हें कम किया जाना चाहिए। एंड मोर फंड फॉर इरिगेशंस, और सिंचाई के लिए ज़्यादा फंड दिया जाना चाहिए। तो आई होप डियर स्टूडेंट कि आपको अच्छे समझ में आया होगा कि सबसे पहले इंडियन कांग्रेस ने क्या डिमांड की थी कि हाई पोजीशन पर गवर्नमेंट में उन्हें जॉब दिया जाना चाहिए, है ना। मोस्ट ऑफ जॉब ऑक्यूपाइड किया गया था वाइट ऑफिसर्स के द्वारा, इसलिए उन्होंने एक डिमांड की थी कि जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने चाहिए सिविल सर्विसेज के, नॉट ओनली इन लंदन बट इन इंडिया एज वेल। और दूसरा था जुडिशरी टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स, ये भी उन्होंने डिमांड की थी। और रिपील किया जाना चाहिए आर्म्स एक्ट, और डिमांड किया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस का। एंड पीजेंट एंड ज़मींदार जो थे पेरिस हो गए ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ रेंट के कारण। कांग्रेस ने डिमांड किया द रेंट शुड बी रिड्यूस्ड, रेंट को कम किया जाना चाहिए। और एडिशन में उन्होंने डिमांड की थी रिडक्शन ऑफ इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर खर्चे उन्हें भी रिड्यूस किया जाना चाहिए। फंड ऑफ फॉर इरीगेशन इंक्रीज किया जाना चाहिए। और इन्होंने एक और पास किया था, it passed many resolutions on the salt tax, treatment of Indians laborers abroad and the suffering of forest dwellers। इट पास्ड मैनी रिजोल्यूशन, और उन्होंने बहुत सारे हल भी दिए थे ऑन द साल्ट टैक्स पर एंड ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबरर्स, जो भारतीय जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनका अब्रोड विदेश में जो उपचार किया जाता था उसके ऊपर, सफरिंग ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स, और जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनकी जो परेशानी थे उनके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे रिजोल्यूशंस पास किए थे। तो इस तरह से आपको अच्छे से पता होगा और अच्छे से ही आपको करना है कि देखना है किस तरह से आपको है ना पेपर की प्रॉपर वे में तैयारी करनी है, या आप ही के ऊपर डिपेंड होता है डियर स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम इसी का थर्ड पार्ट पे आते हैं। राइट इन डिटेल्स ऑन द एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट का है, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट किसके द्वारा चलाया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था, कैसे चलाया गया था, इसमें क्या क्या हुआ था, आपको ये पूरी डिटेल्स याद रखनी होगी। तो यहाँ एक्टिविटीज़ के बारे में है, तो आप देखिए जब भी कोई मूवमेंट हो तो अगर आप याद रख पाएँ डियर स्टूडेंट कि कौन कौन सी डेट पर इस मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, तो बहुत अच्छी बात होती है। किसी न किसी रूप में पेपर का हिस्सा ज़रूर बनते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर हम आते हैं। इट पास्ड मैनी नॉन कोऑपरेशंस मूवमेंट
मूवमेंट स्टार्टेड इन दिस एंटायर कंट्री, पूरे इंडिया में स्टार्ट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गेन फर्दर मोनूमेंटम्स ड्यूरिंग द 1921-22, मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था 1921-22 को। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेज, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया था। मैनी लॉयर्स लाइक द मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजा गोपालाचारी एंड आसफ अली लेफ्ट द प्रैक्टिस। यहाँ पर बताया गया कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921-22 से जब स्टार्ट किया गया था, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे हमारे हज़ारों की संख्या में, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल को कॉलेज को छोड़ दिया था। जो लॉयर्स थे बड़े बड़े हमारे इंडियंस, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास थे, सी राजगोपालाचारी थे, आसफ अली थे, इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। द टाइटल्स गिवन बाय द ब्रिटिश वर रिटर्न्स एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर्स बायकॉट। तो इन लोगों ने क्या किया था, जितनी भी और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश के द्वारा दी गई जो भी टाइटल्स थे, बड़ी बड़ी उपाधियां दी थी, उनको रिप्लेस कर दिया था, वापस उनको हैंड ओवर कर दिया था, और लेजिस्लेटिव असेंबली का उन्होंने बायकॉट कर दिया गया था। एट वेरियस प्लेसेस पीपल बर्न्ट फॉरेन क्लॉथ्स ऑन होली, और बहुत सारी जगह पर लोगों ने जो फॉरेन कपड़े थे उनकी होली जलाई थी। बिटवीन 1920 एंड 22 देयर वॉज अ ह्यूज डिक्लाइंस इन द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, और जो कि यहाँ पर 1920 और 22 के बीच में जितने भी ह्यूज इम्पोर्ट होते थे फॉरेन कपड़े हमारे यहाँ पर, वो डिक्लाइन, उनकी कमी बहुत आ गई थी। लोग मांगते नहीं थे, अब लेते नहीं थे, क्योंकि होली जलाई जा रही थी। स्वदेशी वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड, और जो स्वदेशी कपड़े थे या स्वदेशी वस्तुएं थी, उनको बहुत ज़्यादा उनका पब्लिसिटी की जा रही थी। द चरखा वॉज वाइडली पब्लिसाइज्ड भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ द नेशनल यूनिटी, जो चरखा था उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था, और वो राष्ट्रीय एकता का एक प्रतीक बन चुका था। तो आपसे पूछ सकते हैं पेपर में कि राष्ट्रीय एकता का यानी कि नेशनल यूनिटी का सिंबल कौन था, तो चरखा, है ना। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन में से बनाकर पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट की नॉलेज टेस्ट करने के लिए। तो आप इस चीज़ के लिए पहले से प्रिपेयर रहें अपने मेंटली, किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। राइट योर कमेंट्स ऑन फॉलोइंग्स। लैंड यूज़, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड्स से आप क्या समझते हैं, है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग, लैंड यूज़ क्या है। लैंड इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस, जो ज़मीन होती है बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूज़ की जाती है, सच एज द एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री, माइनिंग के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड by the physical factors such as the topography, soils, climate, availability of minerals and water. Human factors such are the populations and technology are also important determinant of land use patterns. यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लैंड है ना उसका यूज हम बहुत सारे तरीक़ों से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, जैसे कि खेती के लिए, फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों से मिलने वाली जो हमें लाभ हैं, गेंस हैं जितनी भी, माइनिंग से, रोड कंस्ट्रक्शन है, एस्टेब्लिशमेंट इंडस्ट्रीज़ का लगाना है। यूज़ ऑफ लैंड का जो डिटर्मिनेशन है फिजिकल फैक्टर है, सच एज द यानी कि भौतिक इसके कारक हैं, सच एज द टोपोग्राफी, सॉइल्स, है ना, मतलब मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट से, अवेलेबिलिटी ऑफ द मिनरल्स, कितने मिनरल्स वहाँ पर किस जगह पर कितना अवेलेबल है, वाटर है, ह्यूमन्स फैक्टर हैं, इस तरह के। एज पॉपुलेशन जो है ना, सच एज पॉपुलेशन भी एक फैक्टर है। ह्यूमन फैक्टर में क्या है, पॉपुलेशन है ना। एंड टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है किसी भी लैंड के लिए। एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेट्स ऑफ लैंड यूज पैटर्न्स, और है ना लैंड का किस तरह से पैटर्न है, किस तरह से उसका यूज़ किया जाना है, सब कुछ फैक्टर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, देखिए यहाँ पर, है ना, प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड से आप क्या समझते हैं। तो प्राइवेट एंड कम्युनिटी लैंड क्या होती है। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओनरशिप, ज़मीन को हम उसके स्वामित्व के आधार पर भी वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड।
प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। हम पहले भी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर इस तरह का पढ़ चुके थे इंडस्ट्रीज़ में। जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ का है वैसे ही लैंड का है। अगर आप चीज़ों को कंपेयर करके चलेंगे तो आपको ईजी होगा। तो प्राइवेट लैंड ओन्ड होगी इंडिविजुअल्स के द्वारा, वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी के द्वारा फॉर कॉमन यूज, लाइक कलेक्शन ऑफ फॉडर्स, चारे का इकट्ठा करना, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स। पीपल हैव स्टार्ट मेकिंग अनऑथोराइज्ड इंटरवेंशंस ऑफ कम्युनिटी। जो लोग हैं स्टार्ट कर देते हैं अनऑथोराइज इंटरवेंशन, अपराधिकृत रूप से दखलंदाजी करना उन कम्युनिटी लैंड पर, है ना, जो सामुदायिक लैंड होती है उन पर। एट प्रेजेंट वर्तमान में ड्यू टू द एग्रीकल्चर, खेती के कारण से, एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के, और रिग्रेशंस, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन आर द मेन थ्रेट्स टू द एनवायरमेंट्स। यहाँ बताया कि वर्तमान में जो है ड्यू टू द एग्रीकल्चर के कारण एंड कंस्ट्रक्शंस के कारण, निर्माण के कारण, रिलेटेड एक्टिविटीज़, इनसे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं, डिग्रेशंस हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही है, आप सब जानते हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, और डेजर्टिफिकेशन, ज़्यादा से ज़्यादा रेगिस्तान की ज़मीनें रेगिस्तान में कन्वर्ट हो रही है। ये मेन एनवायरनमेंट को थ्रेट करने वाले फैक्टर्स हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, ये है व्हाट इज़ द वाटर साइकिल, जो कि छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक में भी आपसे पूछा जाता है। डियर स्टूडेंट, अच्छे से करके जाना। थोड़ी गले की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वाई इज़ द फ्रेश वाटर अ वैल्यूबल सब्सटेंस ऑन अर्थ। बताइए कि जो हमारा फ्रेश वाटर है ना, जो शुद्ध पानी है, वो एक अर्थ का एक वैल्यूबल सब्सटेंस है, पदार्थ है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, और आपको बताना है कि वाटर की जो उपलब्धता है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो ये क्वेश्चन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, तो आप इसको विशेष रूप से करिए। बाकी तो जो पेपर पे आज इम्पोर्टेंट है, वाटर साइकिल is continuously moving through the process of evaporation, precipitations and flow and cyclings through the ocean, airlands, rivers, again into the oceans. This is called water cycle. आपको पता है वाटर साइकिल एक कंटिन्यूसली मूवमेंट होता है, मूविंग वाटर, है ना। वाटर मूविंग कैसे करता है, इवेपोरेशन के थ्रू, फिर वहाँ से प्रिसिपिटेशंस होगा ऊपर से, फिर फ्लो होगा, फिर साइकिलिंग होगा, फिर थ्रू द ओशंस के द्वारा, एयर, लैंड, रिवर एंड अगेन इनटू द ओशन, फिर वापस उसमें ओशन में आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं तो मैं आपको नहीं समझाऊंगी कि समुद्र का पानी पहले सन के द्वारा हीट अप होता है, फिर वो इवेपोरेट होकर ऊपर चला जाता है, फिर उस पानी को, वो पानी ऊपर जाकर जो जमा हो जाता है, इवेपोरेशंस, है ना, और फिर है ना वहाँ पर प्रिसिपिटेशंस होता है, धीरे धीरे कर वो पानी प्रिसिपिटेशन होकर पानी की बूंदों के रूप में नीचे ज़मीन पे गिरेगा, बारिश होगी, फिर वो वाटर साइकिल ओशन में जाएगा, फिर एयर बन के ऊपर जाएगा। इस तरह से जो सारा चक्र है वो आप जानते हैं वाटर साइकिल का। यहाँ से फिर हम चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से। वाटर इज़ फाउंड ऑन द अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑन द अर्थ। आप जानते हैं कि जो पानी है ज़मीन पर एक लगभग 3/4 है धरती पर, है ना। अगर हम ज़मीन की बात करें तो ज़मीन पर पानी 3/4 है, बट मोस्ट ऑफ इट, इसका अधिकांश भाग साल्टी वाटर ऑफ द ओशंस का है, ओशंस में, जो कि खारा है, विच इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, जो कि मनुष्य के यूज़ के लिए नहीं है। फ्रेश वाटर इज़ ओनली 2.7%। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर का परसेंट क्या है, 2.7%, है ना। तो आपको ये याद रखना है। ऑफ विच, जिसमें से अबाउट 70% इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आइस। हम ये कहते हैं कि 70% जो वाटर है वो तो किस में है, आइस के फॉर्म में, आइस शीट में। ग्लेशियर इन द अंटार्कटिका, कहाँ पर, अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, माउंटेनियस रीजन्स में है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश, डियर स्टूडेंट, हम यहाँ थे, ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज़, है ना। सिर्फ 1% जो वाटर है, फ्रेश वाटर, इस लाइन को अंडरलाइन कर लें आप,
कि 1% ऑफ फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है सिर्फ ह्यूमन यूज़ के लिए। हम कहते हैं कि फ्रेश वाटर तो 2.7% है, बट 2.7% का 70% तो ग्लेशियर के रूप में है ना, ग्लेशियर के रूप में, आइस के रूप में जमा हुआ है। बट उसमें से 1% जो बचता है वो ह्यूमन यूज़ के लिए अवेलेबल है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल सब्सटेंस ऑन द अर्थ। ये हमारी अर्थ का सबसे मूल्यवान भाग है। इसके बाद में आता है प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेबिलिटी। क्या क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वाटर अवेबिलिटी के लिए, तो इसको देखिए आप लोग। दी देर इज़ द स्केर्सिटी ऑफ वाटर्स इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड्स। संसार के जो क्षेत्र हैं बहुत सारे, स्केर्सिटी ऑफ वाटर मैनी रीजन्स बहुत सारे क्षेत्रों में हैं ऑफ द वर्ल्ड्स के में। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, है ना, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, एंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग द शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। हम सोचते हैं फ्रेश वाटर सप्लाई की हमारी इंडिया में ही ऐसी प्रॉब्लम्स है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, है ना, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका, और यहाँ तक कि कंप्लीट एंटायर ऑस्ट्रेलिया में भी ये फ्रेश वाटर की शॉर्टेज है। इसका फेसिंग कर रहे हैं, यानी कि सामना कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेट जोन्स मोस्ट susceptibles to drought face great problem of water scarcity। ये कह रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज़, ऐसे देश की जो क्लाइमेटिक जोन्स में रहते हैं, जोन्स वाले हैं, वहाँ पर ससेप्टिबल्स टू ड्रॉट, वहाँ पर अकाल की स्थिति बहुत ज़्यादा बनी होती है। फेस ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केर्सिटी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर स्केर्सिटी की प्रॉब्लम्स को फेस किया जा रहा है। डियर स्टूडेंट, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जो जो क्लाइमेटिक जोन वाले पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्केर्सिटी ऑफ वाटर है कि ड्यू टू ड्रॉट। Thus, water shortage may be the consequences of variations in seasonal and annual precipitations on scarcity is caused by over exploitations and contaminations of water sources। वाटर शॉर्टेज है, जो पानी की कमी है, मे बी एक कॉन्सिक्वेंस, एक परिणाम हो सकता है ऑफ वेरिएशन ऑफ सीजनल। हम कहते हैं कि मौसम में परिवर्तन आ रहा है। डियर स्टूडेंट, मौसम में परिवर्तन आने का एक सबसे बड़ा कारण क्या है? स्केर्सिटी ऑफ वाटर। और एनुअल प्रेसिपिटेशंस, जो वार्षिक रूप से प्रेसिपिटेशंस होता है, और द स्केर्सिटी, और पानी की कमी है, इज कॉज्ड बाई ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। अगर आप उसका बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज, है ना, वाटर सोर्सेज को अगर आप कंटेमिनेशन यानी कि दूषित कर देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से अगर आप पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते जाएंगे तो आप अच्छे से थोड़ा खुद से भी आंसर फॉर्म करके लिख सकते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप अपनी तरफ से अच्छे से इसको मेंशन करके लिख सकते हैं और अपने हिसाब से बना कर लिख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वाई वाज द कॉज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एडेड टू इंडियन constitutions? Briefly explain the rule of the constitution in the democratic society। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो हमारे फंडामेंटल राइट के ऊपर, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर, एक आपके ऊपर इक्वलिटी के ऊपर, है ना, और यहाँ पर प्रियम्बल पे हमारा क्वेश्चंस बनता है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ कर जाएं और अच्छे से लिख कर आंसर्स की प्रैक्टिस कर लें। एसएसटी में बड़े आंसर्स को देखकर डरे नहीं, मेन चीज़ें आपकी मेंशन होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कौन सा क्वेश्चन उठकर आता है तो कभी कौन सा क्वेश्चन, बट ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। अब चलते हैं हम यहाँ पर। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट के अतिरिक्त, द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैज़ अ सेक्शंस कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम
फंडामेंटल राइट के अलावा हमारे संविधान ने है सेक्शन, एक सेक्शन है जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व कहते हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी के। दिस section was designed by the member of the Constituent Assembly to ensure great social and economic reforms। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली थी उसके मेंबर्स ने इसको विशेष रूप से इस सेक्शन को डिज़ाइन किया गया था क्योंकि वो चाहते थे कि इकोनॉमिक आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ज़्यादा अच्छे से वो रिफॉर्म कर पाए एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडिया, और तो वो स्वतंत्र भारत को अच्छे से इसकी सेवा कर सके, गाइड कर सके इंडियन स्टेट को टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। मासेस का मतलब है जनसमूह, तो जनसमूह में गरीबी का उन्मूलन हो सके, उसे रिड्यूस किया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी के तहत उन्होंने हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को स्टेट पॉलिसी के तहत रखा गया था। कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। एक सेक्शन था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा डाला गया था। चाहते थे कि इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स हो, किसका हो? पीपल्स का हो, वो सर्व कर सकें, अब गाइड कर सकते हैं इंडियन स्टेट को, है ना, टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसीज़ को जो कि हेल्प कर सकते हैं जनसमूह की पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। रोल ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर एक और बार मैं रीड कर लेती हूँ। ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का क्या रोल है इसके बारे में, तो इसलिए भी यह क्वेश्चन और ज़्यादा वेटेज रखता है। डियर स्टूडेंट, अच्छे से करके जाएं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली सेट, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट्स सच रूल्स बाय विच मिसयूज ऑफ पावर एट द हैंड ऑफ द पॉलिटिशियंस कैन बी प्रिवेंटेड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सेट ऑफ रूल्स है जो रिटर्न में है ना। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशंस यूजुअली सेट्स हैं सच रूल्स बाय विच मिसयूज ऑफ पावर, सत्ता का दुरुपयोग, एट द हैंड ऑफ पॉलिटिशियंस, राजनेताओं के हाथ में, कैन बी प्रिवेंटेड, रोका जा सकता है, मतलब सत्ता के दुरुपयोग को रोका जा सकता है। मैनी सच रूल्स आर गिवन इन द सेक्शंस, इन सेक्शंस में, खंडों में बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं ऑन फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स पर। इन अ डेमोक्रेसी द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट टू द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब बहुमत, बहुमत टायरनी तानाशाह को रोका जा सकता है। लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो रोकता है तानाशाह को, बहुमत की तानाशाही को रोकता है। इट बैन्स, ये प्रतिबंधित करता है द टायरनी ऑफ द मेजोरिटी ओवर द माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक लोग हैं या अल्प बहुमत में हैं उनको बहुमत वाले से की तानाशाही से रोक सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिवेंट अस, कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रिवेंट करता है फॉर मेकिंग सच डिसीजंस, ऐसे निर्णय लेने में विच में हर्ट द लार्ज प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत सारे सिद्धांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन विच द कंट्री बिलीव्स, जिसमें कंट्री विश्वास करती है, मतलब हर देश के अपने अपने बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं और उनके अपने अपने सिद्धांत होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स को फॉलो नहीं करके उनका वो क्या करता है, उल्लंघन करता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे बैट कर सकता है, यही चीज़ है। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है हमारे, व्हाट इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कीप रिलीजियन सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, व्हाट इज़ द इंडियन सेक्युलरिज्म। 101% गारंटेड है स्टूडेंट, इस तरह का क्वेश्चंस आपको, मतलब 99% मैं कहूँगी आपको, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में किसी न किसी रूप में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। बल्कि मैं तो 100% श्योर हूँ,
बट फिर भी कह नहीं सकते एग्जामिनर्स का। पर सेकुलरिज्म के नाम से ले ले, वो रिलीजियस सेपरेशन के नाम से, किसी भी रूप में वो आपको ये ले सकता है, लेगा ही, मैं तो ये कहूँगी, है ना। तो आप इसको अच्छे से करें। मैं हर क्वेश्चंस के लिए नहीं बोलती हूँ स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मेरी आदत को। इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू कीप रिलीजन सेपरेट फ्रॉम द स्टेट, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि धर्मों को राज्य से अलग रखा जाए। द ऑटोक्रेसी ऑफ द मेजोरिटी, जो बहुमत है उसकी ऑटोक्रेसी, रिलीजियस followers and the resulting violations of the fundamental right of the minorities is the main reason due to which it is considered important to keep the state and religion separate in democratic societies, so that there is no discrimination against religious minorities. देयर शुड बी नो ऑपरेशन, ऑपरेशन का मतलब है दमन, कोई दमन नहीं होना चाहिए। ऑटोक्रेसी ऑफ द मेजोरिटी रिलीजियस फॉलोवर्स, जो बहुसंख्यक धर्म वाले लोग हैं, फॉलोअर्स किसी धर्म को मानने वाले हैं, उनकी सत्ताशाही, मतलब उनकी अपन कह सकते हैं निरंकुशता, है ना। एंड द रिजल्टिंग, उसके कारण क्या होगा, वोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का हनन होगा, ऑफ द माइनॉरिटीज़ का, जो अल्पसंख्यक है उनके अधिकार का, इज़ द मेन रीज़न, ये इसका मुख्य कारण है, ड्यू टू विच, जिसके कारण से इट इज़ कंसिडर, ऐसा माना जाता है, इम्पोर्टेंट टू कीप द स्टेट, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि राज्य को रखा जाए, रिलीजियस एंड धर्म को सेपरेट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें धर्म और सत्ता को अलग अलग रखा जाए। जो किसी धर्म बहुसंख्यक मानने वाले धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनकी निरंकुशता को रोकना, मौलिक अधिकारों का हनन होना, अल्पसंख्यक लोगों का, ये इस रीज़न, यही मुख्य रीज़न है जिसके कारण हम स्टेट और धर्म को अलग अलग रखते हैं डेमोक्रेसी में। सो देट, ताकि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, ताकि कोई भेदभाव ही ना हो अगेंस्ट द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का, है ना, जो कि अल्पसंख्यक के धर्म के लोग, उनका देयर शुड बी नो ऑपरेशंस, और उनका कोई दमन ना हो पाए, है ना, कोई उन्हें दबा ना पाए। द सेकंड रीज़न for keeping religion separate from the state in democratic societies is to protect people's right to, ये दूसरा मुख्य कारण है कीपिंग द रिलीजियस सेपरेट, धर्म को अलग रखना फ्रॉम द स्टेट से डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, इज़ टू प्रोटेक्ट पीपल्स राइट, लोगों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना है। रिलीजियस सोसाइटी जो इसमें एनी सिटीजन्स हैज़ टू फ्रीडम्स, प्रत्येक नागरिक को अधिकार है टू लीव वन रिलीजियंस, कि वो किसी धर्म को छोड़ सकता है, एंड एडॉप्ट अनादर, दूसरे धर्म को अपना सकता है, टू इंटरप्रीट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली कैन बी प्रोटेक्टेड। ये कह रहा है टू इंटरप्रीट्स, दखलंदाजी रिलीजियस टीचिंग्स, जो धार्मिक उपदेश है, शिक्षाएं हैं, डिफरेंटली, जो अलग हैं, कैन बी प्रोटेक्टेड, उन्हें सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कि ये यूँ कहना चाह रहा है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है और छोड़ सकता है, किसी भी धर्म की शिक्षाओं को मान सकता है, अलग अलग धर्म की अलग अलग जो शिक्षाएं हैं, वहाँ की जो संस्कृति सभ्यता है, उनमें कोई दूसरा दखलंदाजी ना करे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, इसी के लिए धर्म और स्टेट को सेपरेट रखा गया है, यही सेकुलरिज्म है। इंडियन सेकुलरिज्म से आप क्या समझते हैं, तो देखिए, इट इज़ द, है ना, तो ये तो सेपरेशन की बात आ गई। अब सेकुलरिज्म की बात करते हैं, यानी कि साम्यवाद एक तरह का देखा जाए। इट इज़ सेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कहा गया है भारतीय संविधान में, दैट द इंडियन स्टेट विल बी सेक्युलर, कि जो भारतीय समाज है, सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना, है ना, तो धर्मनिरपेक्ष है। दैट इज़
फर्स्टली द स्टेट कीप्स इटसेल्फ अवे फ्रॉम रिलीजियंस, कि धर्म से अपने आप को, जो हमारा राज्य अपने आप को स्वतंत्र रखेगा, सबसे पहला। दूसरा क्या है हमारा, इट विल नाइदर इम्पोज एनी पर्टिकुलर रिलीजियन नॉट टेक अवे द रिलीजियन फ्रीडम ऑफ द पीपल, ना तो ये किसी पर अपना धर्म आरोपित करेगा और ना ही कोई धर्म को लेगा, है ना। नॉट टेकन अवे द रिलीजियस फ्रीडम्स ऑफ द पीपल, ना ही किसी धर्म की को मानने की जो आज़ादी है उसको वो ले सकता है। सेकेंडली द स्टेट विल रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ द ऑल रिलीजियंस, और जो स्टेट है वो रेस्पेक्ट करेगा भावनाओं का ऑफ ऑल रिलीजियंस, जितने भी धर्म हैं उन सब का सम्मान करेगा, उनकी भावनाओं का आदर करेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से करके जाना। इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस एक्टिविटीज़ द स्टेट गिव्स some special exemptions to certain religious communities। ये कह रहा है कि द स्टेट गिव्स सम स्पेशल एग्जम्पशन, विशेष छूट देना किसी धर्म को मानने पर, जैसा कि पास्ट में होता था, क्रिश्चियन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी इंडिया में, है ना, जबकि ब्रिटिश टाइम पे, तो अब ऐसा नहीं था। टू सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज़, विशेष समुदाय के लोगों को। थर्डली द इंडियन स्टेट ऑल्सो इंटरवेंस इन द फील्ड ऑफ द रिलीजियन। तो स्टूडेंट देखिए हम यहाँ थे। सेकेंड, द स्टेट विल रेस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजियन, सभी धर्मों का सम्मान की भावनाओं का आदर करेगा। इन ऑर्डर नॉट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस एक्टिविटीज़, और ना ही वो किसी धर्म की गतिविधियों पर कोई दखलंदाजी करेगा। द स्टेट गिव द सम स्पेशल एग्जम्पशन टू सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटी, और ना ही स्टेट किसी विशेष धर्म के लोगों को विशेष छूट देगा। थर्डली द इंडियन स्टेट आल्सो इंटरवेंस in the field of religions to ensure that no one religious communities suppresses another religious community। और ये कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट है, ये इंटरवेंस के खिलाफ होगा, इंश्योर करेगा वो कि कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म को सुप्रेस नहीं करेगा, दबाएगा नहीं, और दैट सम पीपल डू नॉट सप्रेस अदर मेंबर्स ऑफ देयर ओवन रिलीजियस, और ना ही उसके धर्म को वो दबाएगा, किसी धर्म के व्यक्ति को दबाएगा। इस तरह से आप देखिए, सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष आप बोलो, है ना, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है डियर स्टूडेंट, अच्छे से करके जाना, इसको किसी न किसी रूप में आएगा तो ज़रूर, ठीक है। और इसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आप attempt any two questions from the given three questions. Mention any two efforts made by the government of Rajasthan to promote tourism in the state of Rajasthan। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो 3 क्वेश्चन दिए हुए स्टूडेंट, इन तीनों को मैं कहूँगी कि अच्छे से आपको याद करके जाना है, पक्के से, है ना। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डियर स्टूडेंट जिनकी पॉसिबिलिटी 99% होती है, किस्मत होता है 1% चांस होता है कि नहीं आए, है ना, बट ये क्वेश्चन आएंगे, छोटे रूप में आए चाहे बड़े रूप में, आना तो तय है ना। अब देखिए 50 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है आने की, है ना, तो उनमें से आने 25 है। 25 के नाम पे 50 क्वेश्चन के लमसम लगभग ये लोग ले लेते हैं एग्जामिनर्स, तो आना तो घूम फिर के वही है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन एनी टू एफर्ट्स, 2 प्रयासों के बारे में बताइए जो मेड बाय गवर्नमेंट के ऑफ राजस्थान के द्वारा किए गए टू प्रोमोट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में। तो यहाँ से राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ की सरकार ने क्या क्या किया देखते हैं स्टूडेंट। पहला, राजस्थान गवर्नमेंट हैड मेड द फॉलोइंग एफर्ट्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन द स्टेट। फर्स्ट है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है। टू प्रोमोट द टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, है ना, एस्टेब्लिश किया गया, हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन स्टेट। तो राजस्थान में RTDC के नाम से
एक संस्था बनाई गई जिसकी फुल फॉर्म क्या है, देखिए, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। Rajasthan Tourism Development Corporation (RTDC) has been established by in Rajasthan government. Several slogans, बहुत सारे हमारे slogans नारे भी हैं for the development of tourism in राजस्थान में स्लोगन है जैसे कि लाइक पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंग राजस्थान, इनक्रेडिबल राजस्थान, जाने क्या दिख जाए, एक्सेट्रा हैव बीन गिवन। इस तरह से यहाँ पर स्लोगन्स दिए हुए हैं जिससे लोग आकर्षित होकर राजस्थान में आए। जैसे पधारो हमारे देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पधारिए रंग है ना, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंग राजस्थान, इनक्रेडिबल राजस्थान, जाने क्या दिख जाए। इस तरह के जो स्लोगन्स हैं इसे राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बताए गए हैं। द मेन कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट आर एस सॉरी सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स? राइट डाउन रोड एक्सीडेंट के जो मेन कारण है वो बताइए। तो द मेन cause of road accident are follow: not being alert while driving, listening to radio, talking on mobile phones and talking to friends। अलर्ट रहें आप ड्राइविंग करते वक्त, गाने ना सुने, रेडियो पर रेडियो मत सुनो, है ना, मोबाइल पर बात मत करो, अपने फ्रेंड से बातें मत करो, सतर्क रहिए, है ना। अगर आप नहीं रहेंगे तो नुकसान होगा। अगर आप अलर्ट सतर्क नहीं रहेंगे ड्राइविंग करते वक्त, आप रेडियो सुनेंगे, बातें करेंगे तो रोड एक्सीडेंट होगा। नॉट यूजिंग टू द राइट एंड लेफ्ट साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, आप व्हीकल्स के लेफ़्ट और राइट मिरर्स का अगर यूज़ नहीं करते हैं तो भी मेन कॉज होगा एक्सीडेंट का। ड्राइविंग विदाउट अ लाइसेंस और ड्राइविंग अ कार एट हाई स्पीड, कार हो, मोटर बाइक हो एक्सेट्रा, अगर आप हाई स्पीड में चलाते हैं तो ये भी रोड एक्सीडेंट का कारण होगा। वाई इज़ क्लीन लाइनेस नेसेसरी फॉर ह्यूमन बींग्स, बताइए कि ह्यूमन बींग्स के लिए स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, एक्सप्लेन करना, है ना। तो देखिए, अ हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड डेवलप ओनली इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क डेवलप ओनली इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, एक साफ सुथरे वातावरण में ही विकसित हो सकता है। मेंटेनिंग क्लीन लाइनेस, स्वच्छता को बनाए रखना, नाइदर इंक्रीजिंग डिजीज़, न केवल डिजीज़ को बढ़ाती है, नॉर कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर, और ना ही आप गंदा पानी इकट्ठा होने दें वाटर एंड फूड आइटम्स को। ये कह रहे हैं कि मेंटेनिंग क्लीन लाइनेस, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए न केवल आप डिजीज़ को फैलने दें और ना ही पानी को दूषित होने दें, पीने के पानी को एंड फूड आइटम्स को, नॉर हैज़ एनी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, और ना ही कोई प्रकृति पर बुरा असर पड़ने दें। दिस मेक ह्यूमन लाइफ हैप्पी, और इसी से इंसान का जीवन सुखी हो सकता है उसकी। Therefore, cleanliness is necessary for human in every aspect। इसीलिए जो स्वच्छता है ज़रूरी है ह्यूमंस के लिए विभिन्न पहलू पर, प्रत्येक पहलू पर। तो इस तरह से मैंने आपको जो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 है, जितना मुझे समझ में आया मैंने आपको बताया। मेरी तरफ से हर संभव मैंने आपको प्रयास किया डियर स्टूडेंट कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं, और जितना मुझसे बन पड़ा है मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। वीडियो डालने में लेट हुई इसके लिए सॉरी, बट आप इसे पढ़िए, समझिए, और इसमें से मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 4-5 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने चाहिए पेपर में। बाकी तो ईश्वर इच्छा है जो आ जाए,
कुछ कहा नहीं जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स, माई वीडियोज़। थैंक यू वंस अगेन।